नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में नंबर देने के लिए आपको बता दें, सीबीएसई ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। इस नए फॉर्मूले के तहत जो छात्र 3 से ज्यादा विषयों में परीक्षा दे चुके हैं, उनकी स्कोरिंग बेस्ट ऑफ 3 के एवरेज के मुताबिक की जाएगी। वहीं जो छात्र 3 ही सब्जेक्ट्स में परीक्षा दे पाए हों, उन्हें बेस्ट ऑफ 2 के एवरेज के हिसाब से स्कोर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे छात्र जो कि 1 या 2 ही टेस्ट दे पाए हैं, उनके अंक आंतरिक मूल्यांकन के औसत के मुताबिक स्कोरिंग होगी। यानी अंक और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर स्कोरिंग उनकी होगी। 1 या 2 टेस्ट देने वाले ये जो अधिकतर छात्र हैं, ये छात्र दिल्ली से हैं। सीबीएसई आज इसी फॉर्मूले के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा भी दायर करने वाली है। तो ये प्रारूप तैयार किया गया है स्कोरिंग का 10वीं 12वीं के एग्जाम्स देने वाले छात्रों के लिए। अगर 3 विषयों में एग्जाम दे चुके हैं तो फिर बेस्ट ऑफ 2 के आधार पर स्कोरिंग होगी। 3 से ज्यादा के दे चुके हैं तो बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर स्कोरिंग होगी। सिर्फ 1 या 2 अगर परीक्षाएं दे पाए हैं सब्जेक्ट्स की, तो फिर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर और जो मार्क्स हैं उनके आधार पर स्कोरिंग होगी इन छात्रों की। और ऐसा दिल्ली में ज्यादा हुआ है क्योंकि दिल्ली में आपको बता दें कि पहले दिल्ली दंगे और उसके बाद लॉकडाउन की वजह से छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे। और चलिए हम दिल्ली से मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, पवन मिश्रा और दिव्या अग्रवाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दिव्या, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं। अब क्योंकि प्रारूप तैयार कर लिया गया है स्कोरिंग का, ये जो प्रारूप है इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। अभिभावक कैसे देख रहे हैं इस तरीके को? मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं। मुझे लगता है आशा, अभिभावकों के पास मैं जाऊं इससे पहले मैं स्टूडेंट्स के पास जाना चाहूंगी कि इनके लिए ये बात राहत की है या टेंशन की है। जी, आई थिंक ये टेंशन और राहत दोनों की बात है, क्योंकि आई थिंक कि मतलब स्ट्रीम्स अलॉट हो जाए वो तो ठीक है, बट इस सिचुएशन में मतलब अगर बच्चे को इफ दे डोंट गेट देयर चॉइस की स्ट्रीम्स, देन इट्स अ प्रॉब्लम। आप कैसे देखते हो इस डिसीजन को? औपचारिक ऐलान आज होना है, लेकिन आपको लगता है कि पिछले 3 पेपर्स के हिसाब से असेसमेंट करना सही है? मुझे लगता है एक्चुअली ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया को पता है कि हम कौन सी सिचुएशन में है, एंड आई एम श्योर दैट स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल मेक अलाउंसेस कैसे भी असेसमेंट हो। आप कैसे देखते हो? आई थिंक असेसमेंट्स के हिसाब से करना चाहिए, बिकॉज ऑफ लास्ट 3 पेपर्स जैसे कि कैसे भी गए, सो उसके बेसिस पे अगर हम जज करेंगे तो इट मे लाइक मेरे भी पेपर्स खराब गए थे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो असेसमेंट्स के हिसाब से हो। तो बोर्ड के पेपर जिनके खराब हुए वो कह रहे हैं कि असेसमेंट के हिसाब से हो जाए। एक आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट भी है। आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है? हाँ, ये 100% सही डिसीजन है, क्योंकि 3 घंटे बैठ के मास्क के साथ और वाइजर के साथ एग्जाम देना आसान बात नहीं है और बहुत कुछ गलत हो सकता है उधर। और जब इतने बच्चे एक जगह में कॉन्ग्रेगेट होंगे, कोरोना स्प्रेड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इट्स नॉट राइट टू होल्ड इन। आपके आगे के फ्यूचर का क्या? चूंकि ये मार्क्स जो हैं वो हमारे आगे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। हाँ, तो अभी आईएससी ने तो कोई रूब्रिक नहीं दिया कि आगे वाले मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे। तो आई थिंक जो इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हैं वो तो ठीक है, क्योंकि वो सब कॉलेजेस तो देख लेंगे कि हाँ कोई और चॉइस नहीं थी। जो डीयू और सबके स्टूडेंट्स हैं जिनके ये बोर्ड मार्क्स स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं हमने जान लिया, लेकिन कुछ अभिभावक पवन मिश्रा के साथ है। पवन, जरा उनसे बात कीजिए, इस असेसमेंट के तरीके को कैसे देख रहे हैं वो? बिल्कुल आशा, हम आपको बता दें कि अलग अलग अभिभावकों की अलग अलग राय है। कुछ ऐसे पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे पूरे साल तैयारी करते हैं, हमारे बच्चे अव्वल हैं। अब जब कोई कमजोर स्टूडेंट्स है, दोनों को एक साथ जोड़ना वो ठीक नहीं है। अभिभावक से ही उनकी हम राय ले लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो फैसला अभी आने वाला है थोड़ी देर बाद सीबीएसई के मेट्रो पुलिस पर, क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही है कि बच्चों ने बहुत हार्ड एफर्ट करके पढ़ाई किया, और बोर्ड के एग्जाम में नॉर्मली क्या होता है कि एक टाइम के बाद उनको छुट्टी मिलता है, तो रेस्ट मिलता है। तो हर एक बच्चा चाहता है जल्दी से एग्जाम खत्म हो, और कोरोना टाइम में वैसे ही सब लोग स्ट्रेस में है, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, उसमें बच्चों को, यंगस्टर्स को एक नए स्ट्रेस के दौर से गुजरना पड़े, वो थोड़ा गलत है।
और मैं तो चाहता हूँ कि एग्जाम हो जाए जिससे बच्चे अपना आगे का फ्यूचर, अपना आगे का मानसिक तनाव की बात कर रहे हैं आपकी क्या राय है? हाँ, मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो बच्चे पूरे साल जिन्होंने मेहनत किया है और जिन्होंने अपना टाइम दिया है, एवरी डे एक्चुअली they are studying and they are just giving more than 10 to 12 hours in a day and they are preparing for the board exams, so they should get chance actually. कुछ और अभिभावक उनसे हम बात करते हैं। इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी भी यही राय है कि जैसे बच्चों का एग्जाम होता है तो बच्चे 8-8 10-10 घंटा मेहनत करके फिर उस वाले एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। अभी जो फैसला आने वाला है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो एग्जाम नहीं होगा। जी आशा। ठीक है पवन, एक बार प्रभाकर मिश्रा का भी रुख कर लेते हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट लगातार देखते रहे हैं। प्रभाकर, एक बड़ी बात ये क्योंकि पेरेंट्स ही पहुंचे थे, अब जैसे भी स्कोरिंग का फॉर्मूला तैयार किया गया है क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे परीक्षा ना हो, क्या एक तो समझाइए पहले ये स्कोरिंग किस प्रकार से होने वाली है, दूसरा क्या इस पर पूरा भरोसा रिलाय किया जा सकता है कि एक स्टूडेंट जो पूरे साल मेहनत करता है उसको उस आधार पर मूल्यांकित किया जा सकेगा? देखिए, एक चीज कि जो फॉर्मूला के मुताबिक जो हलफनामा दायर करना है सीबीएसई की तरफ से, उसमें ये बातें कही गई हैं कि जिन बच्चों ने 3 पेपर से अधिक का एग्जाम दिया हुआ है, यानी कि जिनके 3 पेपर हो चुके हैं, 3 पेपर से अधिक हो चुके हैं, उनका 3 जो पेपर में जो बेस्ट मार्क्स होंगे उसका एवरेज निकाल कर उसके आधार पर बाकी पेपर पे स्कोरिंग की जाएगी। जिन्होंने केवल 3 पेपर दिया है उनमें 3 में से जो 2 बेस्ट मार्क हुआ होगा, जिसमें सबसे अच्छे मार्क्स आए होंगे, उसके आधार पर स्कोरिंग की जाएगी। दिल्ली में प्रमुखता से दिल्ली में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने केवल एक ही पेपर में एग्जाम दिया हुआ है, तो उसके लिए व्यवस्था ये की गई है सीबीएसई की तरफ से। ये कहा गया है कि उनमें जो एक पेपर का उन्होंने मार्क्स एग्जाम दिया है उसके आधार पर और इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल में जो उन्होंने स्कूल के दिनों में जो किया हुआ है उसके आधार पर दोनों को मिलाकर एवरेज निकाला जाएगा और उसके आधार पर स्कोरिंग की जाएगी। ये सीबीएसई का प्रस्ताव है सुप्रीम कोर्ट के सामने। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये कितना वो है, फिजिबल है या कितना बच्चों के मन में ढेर सारे सवाल हैं, मैंने भी कई बच्चों से बात किया तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसा कह रहे हैं कि हमें भरोसा ही नहीं हो पा रहा है ये जो व्यवस्था होगी उसमें कितनी ईमानदारी से हमें मार्क्स मिलेगा, कितनी ईमानदारी से हमारी स्कोरिंग होगी। दूसरी बात कि जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनके मन में ढेर सारे सवाल हैं कि हमने साल भर पढ़ाई करी, 2 साल पढ़ाई करी और उसके बाद हमारी स्कोरिंग कुछ इस तरह से हो जाए कि हमें पता ही नहीं कि हमें किस तरह से दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं, उनमें निराशा है इस बात को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा सबसे बड़ा मसला है और जिस तरह से दिनों दिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, पेरेंट्स में आशंका है, बच्चों में आशंका है। सीबीएसई खुद कह रही है कि जब स्थिति नॉर्मल होगी तभी एग्जाम हो पाएगा। अब ये जो ऊहापोह की स्थिति है, अब तो सीबीएसई पहुंच रही है, कोर्ट का रुख क्या रहता है ये देखते हैं, क्योंकि 10:30 बजे इस पर सुनवाई होनी है, उसके बाद फैसला भी सामने आ जाएगा और अभिभावकों की, स्टूडेंट्स की नजरें इस सुनवाई पर लगी हुई है लगातार। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिव्या, पवन और प्रभाकर आपका। और अब आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रैगन की कैसे घेराबंदी हो रही है। दरअसल चीन को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बड़ा बयान सामने आया है। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी सीमा तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने यह बयान दिया है। पॉम्पियो ने अपने बयान में कहा है कि चीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। चीन की सेना शांतिपूर्ण पड़ोसियों को लगातार धमका रही है। इसके चलते अब अमेरिका यूरोप में अपने सैनिकों की तादाद कम कर एशिया में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खतरे को देखते हुए उसकी तैनाती करेगी। पॉम्पियो ने भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना से खतरे का जिक्र भी किया है। सुनिए। The Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. To the extent that that change, the difference in what the United States decide to do, impacts adversely a threat someplace. मेरे साथ हमारे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस खबर पर जुड़ रहे हैं अधिक बातचीत के लिए। संजीव, ये कितना बड़ा दबाव साबित हो सकता है चीन के लिए? देखिए, चीन को फिर से अपने रणनीति को स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा इस घोषणा के बाद। दरअसल अमेरिका की चिंता साउथ चाइना सी है, जहां उसके सहयोगी हैं, सैन्य एलाइज जिसे कहा जा सकता है, चाहे वो वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, थोड़ी दूर पर जापान है, फिलीपींस है, ताइवान है। तो ये
जो साउथ चाइना सी है वहां पर जो दखल बढ़ा रहा है अपना चाइना, उसको लेकर के इन सारे ये जो देश हैं इन्होंने शिकायत करी है अमेरिका से, और वो अपनी सेनाओं को इस तरफ साउथ चाइना सी में लेकर के अगर आता है तो एक दबाव बनेगा चीन के ऊपर, और वो दबाव भारत और चीन सीमा पर जो तनाव है उसमें बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि एक तो अमेरिका और भारत के बीच हाल के दिनों में सैन्य सहयोग भी बढ़ा है, और दूसरी तरफ ये भी है कि चाइना को रीफोकस करना पड़ेगा और उसे ध्यान देना पड़ेगा कि उसके लिए आखिरकार कौन सा फ्रंट ज्यादा खतरनाक है। और जाहिर है कि वो साउथ चाइना सी का फ्रंट जो होगा वो ज्यादा मुश्किल चाइना के लिए होगा और उसका ध्यान उस तरफ जाएगा। तो इस घोषणा से मानकर चला जा सकता है आशा कि भारत को इसका यकीनन रणनीतिक फायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे को विस्तार से समझाने के लिए संजीव। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गौतम बुद्ध नगर समेत प्रदेश के 6 जिलों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत रहेगी। नोएडा के साथ ही गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू किया गया है। मेरे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। अशोक, कहां कमी रह गई कि मामले थमने के बजाय बढ़ गए, क्या माना जा रहा है? मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ जो बैठक की उसमें वेस्ट यूपी में खासतौर पर जो मेरठ मंडल है वहां पर कोरोना संक्रमण को लेकर जो चर्चा हुई, उसके बाद शासन स्तर से बाकायदा एक पत्र जारी किया गया मेरठ मंडल के तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनको, और इस बात के लिए उनको एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं कि जो कर्फ्यू की स्थिति है वो रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बहुत सख्ती से वहां पर उसका पालन होगा। वो समय में बदलाव किया गया है रात के कर्फ्यू को लेकर। दूसरी अहम बात ये भी कही गई है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो भी गाइडलाइंस तय की गई है उसका खासतौर पर मेरठ मंडल में सख्ती से पालन करवाया जाए। उदाहरण के तौर पर मास्क का इस्तेमाल सभी लोग करें, अगर मास्क का इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो कुल मिलाकर ये देखा गया है कि मेरठ मंडल में खासतौर पर जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई उसके बाद से सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है, और इसी बाबत शासन की तरफ से जो तमाम जिलाधिकारी हैं मेरठ मंडल के उनको पत्र लिखकर एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। शुक्रिया आपका अशोक इस जानकारी के लिए। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर आरोप सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजीव फाउंडेशन में आपदा कोष का पैसा गया। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि राजीव फाउंडेशन में आपदा कोष का पैसा गया। राष्ट्रीय आपदा कोष के फंड पर सोनिया गांधी जवाब दें, ये भी मांग की है नड्डा ने। पीएम राष्ट्रीय आपदा कोष में कौन अगुवा था, इसकी भी जानकारी मांग रहे हैं जेपी नड्डा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।